हेलो स्टूडेंट, विश्व के संसाधन प्रदेशों के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मानसून एशिया प्रदेश, लैटिन अमेरिकी प्रदेश, प्रशांत महासागरीय प्रदेश। आज के वीडियो के अंतर्गत हम 3 संसाधन प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मानसून एशिया प्रदेश। मानसून एशिया प्रदेश की सबसे पहले स्थिति का अध्ययन करेंगे कि इस क्षेत्र की स्थिति कहाँ पर है। तो मानसून एशिया प्रदेश मुख्य रूप से इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है। तो मानसून एशिया प्रदेश के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया प्रदेश आते हैं। इनको मुख्य रूप से जलवायु विविधता के आधार पर मानसून एशिया प्रदेश है। वैसे अगर देशों का अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया आदि देश इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सागरों से उठने वाले मानसूनों के द्वारा वर्षा होती है। यह प्रदेश अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ ग्रीष्म काल में जब सागरों से उठने वाली हवाओं के द्वारा वर्षा होती है, इसीलिए यह क्षेत्र मानसून एशियाई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस संसाधन प्रदेश को हम मानसून एशियाई प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की एक अपनी अलग पहचान होती है, अलग विशेषता होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम सभ्यताई प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। जलवायु की विविधता जनसंख्या की विविधता के आधार पर, जलवायु व जनसंख्या विविधता के आधार पर इस क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश, दक्षिण मानसून एशियाई प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसकी स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं मानसून एशियाई प्रदेश की स्थिति का, तो इस प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से इस प्रदेश के अंतर्गत चीन, जापान, कोरिया, कौन से देश आते हैं? चीन, जापान। पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश के अंतर्गत चीन, जापान, कोरिया आदि देश आते हैं। और इनमें जो जापान और कोरियाई क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से एक पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर धरातलीय विविधताओं का हम अध्ययन करते हैं, यह क्षेत्र समतल मैदानी भाग आता है। इसका समतल मैदानी भाग, इस क्षेत्र में समतल मैदानी भाग पाया जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जबकि इस क्षेत्र का पर्वत और पठारी भाग आता है। तो चीन, जापान, कोरिया में चीन का समतल भाग पाया जाता है, जबकि जापान कोरियाई क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, खनिजों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार से पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश का विस्तार चीन, जापान और कोरिया देशों के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा दक्षिण मानसून एशियाई प्रदेश। दक्षिण मानसून एशियाई प्रदेश, इसके अंतर्गत दक्षिण मानसून एशियाई प्रदेश की जब हम स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो दक्षिणी मानसून एशियाई प्रदेश के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आदि क्षेत्र आते हैं। दक्षिण मानसून एशियाई प्रदेश के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आदि क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इस क्षेत्र की जो मुख्य विशेषता है, यहाँ सागरों से उठने वाली मानसूनों के द्वारा वर्षा होती है और इस जो वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से लगभग 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तटीय क्षेत्रों में। लेकिन जैसे जैसे मानसून आंतरिक भागों में पहुंचते हैं, तो वर्षा में कमी आने लगती है। तो कुछ भागों में 20 से 100 सेंटीमीटर के लगभग भी वर्षा होती है। कितनी होती है? 20 से 100 सेंटीमीटर के लगभग भी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जो मैदानी भाग यानी कि समतल मैदानी भाग पाए जाते हैं, मानसूनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए कृषि की दृष्टि से भी उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। कृषि की दृष्टि से यह संसाधन प्रदेश महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। और विस्तार भारत, चीन, नेपाल, भूटान आदि देश इसके अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र की जो मुख्य यहाँ पर जो खनिजों की दृष्टि से देखें, तो खनिजों में यहाँ पर कोयला, लोहा
और पेट्रोलियम आदि के भंडार पाए गए हैं। इस प्रकार से दक्षिणी मानसून एशियाई प्रदेश मानसूनों के द्वारा वर्षा होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर केवल तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, लेकिन आंतरिक भागों में 20 से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। यहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है, क्योंकि धरातल समतल पाया जाता है, कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दक्षिण पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश। दक्षिण पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश की जब हम भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करते हैं तो इस क्षेत्र का विस्तार देखते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपाइन, आदि देश आते हैं। तो इस दक्षिण पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश के अंतर्गत मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपाइन आदि को सम्मिलित किया गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पर्वत और पठारी भाग है, इसीलिए कृषि की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन क्षेत्रों में खनिजों के भंडार पाए गए हैं। यहाँ पर खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से मानसून एशियाई प्रदेश को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी मानसून एशियाई प्रदेश, जिसका विस्तार चीन, जापान, कोरिया, इनमें जापान और कोरिया पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि चीन का समतल मैदानी भाग पाया जाता है, जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दक्षिण मानसून एशियाई प्रदेश, दक्षिण मानसून एशियाई प्रदेश के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये क्षेत्र आते हैं। इनमें मुख्य रूप से मानसून के द्वारा वर्षा होती है, समतल मैदानी भाग है, कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और तीसरा क्षेत्र है हमारा दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये छोटे छोटे हमारे देश हैं, ये आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार से मानसून एशियाई प्रदेश को हम 3 भागों में जलवायु की विविधता के आधार पर, जनसंख्या की विविधता के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसके बाद अगला संसाधन प्रदेश है हमारा लैटिन अमेरिकी प्रदेश। लैटिन अमेरिकी प्रदेश जो संसाधन प्रदेश है, सबसे पहले हम इसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो लैटिन अमेरिकी प्रदेश मुख्य रूप से मध्य अमेरिका का मैक्सिको क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र और पश्चिमी द्वीप समूह इसमें शामिल किए गए हैं। लैटिन अमेरिकी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? लैटिन अमेरिकी प्रदेश के अंतर्गत मध्य अमेरिका का मैक्सिको क्षेत्र तथा दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश, इसके अलावा पश्चिमी द्वीप समूह के क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस क्षेत्र को राजनीतिक विविधता के आधार पर, सामाजिक विविधता के आधार पर, आर्थिक विविधता के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसके अध्ययन में देखते हैं। पहला, उत्तरी लैटिन अमेरिकी प्रदेश। उत्तरी लैटिन अमेरिका की स्थिति मध्य अमेरिका का मैक्सिको क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका वाला भाग और पश्चिमी द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। तो लैटिन अमेरिकी में सबसे पहले अध्ययन करेंगे उत्तरी लैटिन अमेरिकी प्रदेश। उत्तरी लैटिन अमेरिकी प्रदेश है, इसका विस्तार, उत्तरी लैटिन अमेरिकी प्रदेश का विस्तार मध्य अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तरी लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का विस्तार मध्य अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में पाया जाता है। यह तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च तापमान, उच्च वर्षा पाई जाती है, जनसंख्या का जमाव भी कम पाया जाता है, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैक्सिको क्षेत्र है, उसमें खनिजों की दृष्टि से अगर देखें तो मैक्सिको क्षेत्र चांदी उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैक्सिको किस में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? चांदी उत्पादन में। चांदी उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है मैक्सिको क्षेत्र, और इसकी स्थिति मध्य अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी लैटिन अमेरिकी क्षेत्र की। इसके बाद दूसरा प्रदेश आता है कैरिबियन प्रदेश। कैरिबियन प्रदेश मुख्य रूप से, कैरिबियन प्रदेश की स्थिति का विस्तार करते हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, कोलंबिया। कैरिबियन प्रदेश का विस्तार वेनेजुएला, गुयाना और कोलंबिया क्षेत्र में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, वो मुख्य रूप से जो जलवायु पाई जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र के अंतर्गत।
खनिजों की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है हमारा मध्य एंडीज प्रदेश। मध्य एंडीज प्रदेश का अगर हम विस्तार देखें तो इसका विस्तार पेरू, बोलिविया और इक्वेडोर क्षेत्र में पाया जाता है। पेरू, बोलिविया और इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र है। मध्य एंडीज का जो क्षेत्र आता है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसमें दक्षिण अमेरिका के देश पेरू, बोलिविया और इक्वेडोर क्षेत्र शामिल किए गए हैं। और यह क्षेत्र मुख्य रूप से यहाँ पर जो उच्च तापमान ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में वर्षा होती है, शीतकाल शुष्क पाया जाता है। वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में, और शीतकाल यहाँ पर शुष्क पाया जाता है। और यह क्षेत्र भी खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तांबा, टिन, टंगस्टन जैसे खनिज के भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा दक्षिण एंडीज प्रदेश। दक्षिणी एंडीज प्रदेश का विस्तार चिली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चिली क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। और चिली में यह क्षेत्र भी खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चिली में एक खन पाई गई है चुक्चिकामाटा जो तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चिली किसके उत्पादन में? चिली में जो चुक्चिकामाटा है वो तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टिन, टंगस्टन, लोहा, कोयला आदि के भी भंडार पाए गए हैं। इसके बाद हमारा आता है दक्षिण पूर्वी भाग, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत। अगला आता है पांचवा हमारा दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी भाग का अगर हम अध्ययन करें तो दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत जो हमारा दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है वो आता है। इसके अंतर्गत अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे वाला क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र शुष्क है, यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसके बाद लास्ट में हमारा ब्राजील मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। ब्राजील क्षेत्र लैटिन अमेरिका का, अगर हम लैटिन अमेरिका के इन संसाधन प्रदेशों का अध्ययन करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील क्षेत्र सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अमेजन बेसिन, नदी घाटी क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ की जो जलवायु है, इनकी नदी घाटी क्षेत्र होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यह इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कहवा और गन्ने की खेती की जाती है। तो किसकी खेती की जाती है? कहवा और गन्ना की खेती की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लैटिन अमेरिकी प्रदेश है वो लैटिन अमेरिकी प्रदेश के संसाधन प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस प्रकार से लैटिन अमेरिकी प्रदेश को हम 6 भागों में बांटते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विविधता के आधार पर लैटिन अमेरिकी प्रदेश का विस्तार मध्य अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र, दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह वाले भाग आते हैं। इसे उत्तरी लैटिन अमेरिकी में मध्य अमेरिका का क्षेत्र आता है, जिसमें मैक्सिको क्षेत्र, मैक्सिको चांदी उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा कैरेबियन प्रदेश, इसके अंतर्गत वेनेजुएला, गुआना, कोलंबिया क्षेत्र आते हैं। मध्य एंडीज प्रदेश, इसके अंतर्गत हमारा मध्य एंडीज प्रदेश में आता है इक्वेडोर, पेरू क्षेत्र। और दक्षिणी एंडीज प्रदेश में चिली जो चुक्चिकामाटा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्वी भाग में अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे क्षेत्र आते हैं। और ब्राजील जो क्षेत्रफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अमेजन बेसिन क्षेत्र है। और गन्ना और कहवा की उत्पादन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे लास्ट का जो प्रदेश है हमारा संसाधन प्रदेशों में, प्रशांत महासागरीय प्रदेश। प्रशांत महासागरीय प्रदेश की अगर हम भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो प्रशांत महासागर में कहाँ पाया जाता है? इसका विस्तार प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के न्यू पापुआ गिनी द्वीप समूह, इसके अलावा मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है।